हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। सीएस सेंटर दिल्ली की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर आप पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए अपियर होना चाहते हैं तो सीएस सेंटर दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स चला रही है, जो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपका ये सिलेबस कवर होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। कोई भी अदर क्वेरी के लिए नीचे गए जो डिटेल में कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए, ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे। आप विद इन वर्क जो कि आवर्स के अंदर जो कि आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि क्या क्या इसमें हमारा क्या क्या सिस्टम है। इसमें जनरली मैं बताऊं तो 1 to 1 जो टीचर होंगे उनसे आप अपने डाउट्स क्लियरेंस जो कि करवा सकते हैं। और इसके बाद हर टीचर जो कि आपका डेली क्लास लेगा, और क्लास जो होंगी कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे की होंगी डेली बेसिस पे 2-3 स्लॉट्स में। तो ये है कि आपका प्रीलियम्स फोकस ये समय यूपीएससी का या आईएएस का एग्जाम हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, सबसे डिफिकल्ट अगर हो गया है तो वो प्रीलियम्स हो गया है। मेंस उतना नहीं है। प्रीलियम्स क्यों की डिफिकल्ट है? प्रीलियम्स इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज, नंबर्स ऑफ द सीट जो कि डिक्रीज हो रही, सीट डिक्रीज हो रही है, नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट अपीयर ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज तो एग्जामिनर या फिर कमीशन को ये चाहिए कि हमें इतना कंट्रोल रखें कि मैक्सिमम के बाद कट ऑफ या फिर मेरिट ना जाए, जिससे एक एवरेज स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल जो कि इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस वजह से जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं बड़े डायनेमिक होते हैं और बहुत ही डिफरेंट होते हैं हमारे जो है कि कन्वेंशनल जो अभी तक एग्जाम होते आए हैं। तो इसलिए आपके लिए जरूरत है टू द पॉइंट करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ जो है कि आप स्टडी अगर करते हैं तो आपके लिए जो कि एग्जाम प्रीलियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सीएट सेंटर दिल्ली यही एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम बजाय आपको फैक्ट्स रटवाएं, हम आपको आइडिया बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है। जब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप कैसे तुक्का लगाएं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन 50-50 हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि टॉस कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको कैसे जो कि एलिमिनेट करना होता है कि आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि आईएएस में या पीसीएस में एक सवाल पूछा हुआ था उसमें कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री जो है कि अपने कंट्री में सभी अडल्ट के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दिया है, ठीक है। तो उसमें मेरा ये मानना था कि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी सुने हैं तो एलिमिनेशन बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, और इसके बाद कैसे क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन है इसको भी जो कि हम कनेक्ट करके जोड़ेंगे, और इसके बाद स्पीड टेस्ट जिसको आप मॉक टेस्ट भी बोलते हैं इसको साथ में कराएंगे। तो आज 2 सितंबर 2023 है। द हिंदू न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कौन सी आर्टिकल, कौन से एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 एडिटोरियल है और 3 से 4 जो है कि आर्टिकल है। आर्टिकल और एडिटोरियल में डिफरेंसेस क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, फैक्ट्स है, कितने डाटा है, कितनी क्या हुआ, कब रिपोर्ट पब्लिश की गई, क्या है, ठीक है। और उसमें ये नहीं बताता क्या खमियां हैं क्या अच्छाइयां। लेकिन जब एडिटोरियल में आएंगे तो किसी इंडिविजुअल का अपना आर्टिकल होता है, उसमें साफ लिखा गया होता है कि दिस आर्टिकल रिटन बाई फलाना, दिस इज पर्सनल ओपिनियन, इनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, इससे और किसी का लेना देना नहीं है। आप ये अपने पर्सनल ओपिनियन जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल एनालिटिकल एनालिसिस हमें मिलती है कि हम किसी टॉपिक को किस हिसाब से और किस डायरेक्शन में और किस हद तक जा करके हम उसको अंदाजे। जैसे आज जो एक एडिटोरियल आया हुआ हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें चाइना की इकोनॉमिक को लेकर के क्रिटिसिज्म कर रहा है। ये कह रहा है चाइना की इकोनॉमिक जो कि स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक और आर्टिकल आया हुआ है जो इंडिया की इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहा है, उसमें है इन्फ्लेशन और इंडिया के मानसून को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंडिया का मानसून और इंडिया नेशनल इनकम जीडीपी है, कैसे दूसरे से रिलेट है। तो इसके नीचे का पिलर आप देख लीजिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, जीडीपी, जीबीए है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या हो रही, ये हमारा आर्टिकल है। तो इसमें कंक्लूजन में एक चीज बताया जाएगा कि नहीं, देखिए ये जो सारी
चीजें हो रही, चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑफ द चाइना की, चाहे इंडिया के इकोनॉमिक को लेकर लीजिए, ये जो हो रही है इनके पीछे रीजन क्या, डिमांड कम है, सप्लाई नहीं हो रहा है भाई, मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से कंप्लीट एनालिसिस देती हैं। लेकिन ये पूरा नहीं होता, किसी ये पॉइंट को लेकर के जो राइटर होते हैं अपने आपको एक रास्ता बना लेता है। दूसरा जो आर्टिकल में आया हुआ है, आर्टिकल में सिमुल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के हम शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू किया था, अभी शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे फार्मर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद सर, इनकी अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैन के शिप में एक जो है कि कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, की गई है। तो इसमें इन्होंने किस विषय को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है। सबसे पहले सिमुल्टेनियस इलेक्शन को, सिमुल्टेनियस इलेक्शन का मतलब कि लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक होते हैं, जो लोकसभा के एमपी होते हैं, इन दोनों का इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाया जा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या इस समय जो केंद्र सरकार है पुरजोर कोशिश, या 2016-17 से ही इसका एजेंडा चल रहा है, इसका जो इलेक्शन जो कि नेशनल मैनिफेस्टो में भी है कि सिमुल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो सिमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, लोकसभा का भी जो एमपी होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो काउंसिल की नहीं असेंबली की, दोनों इलेक्शन एक ही साथ करवाया जाए, जिससे कई चीजें फायदा होंगी, जैसे एक्सपेंडिचर कम होगा, दूसरी बातें हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होंगी वो कंटिन्यू चलेंगी, और तीसरी चीज है कि इक्वल मतलब कि इस तरह की डेमोक्रेसी इनहेंसमेंट आएगा। ये ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ निगेटिव पार्ट भी हैं इसको लेकर के। लेकिन ये हो उससे पहले बहुत सी चुनौती, बहुत से काम करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमें पर हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स उतना होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ईवीएम भी होनी चाहिए उस हिसाब से। तीसरी चीज हमारे पास स्टाफ भी होना चाहिए। चौथी चीज क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए रेडी है। और पांच में लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर आप लाना चाहते सिमुल्टेनियस इलेक्शन। तो हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य में अगर कॉमन सरकार है तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं हो सकती कि न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिमुल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के क्या यहाँ पे बातें चल रही। हमने कहा रामनाथ कोविंद सर की अध्यक्षता में कमेटी स्टेब्लिश की गई है। इसने जो है कि डिसाइड करेगी, अभी मतलब कहा जा रहा है कि नहीं सिमुल्टेनियस इलेक्शन हो, क्या हो, कैसे हो, और भी डिटेल में करेंगे। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस पे अपोजिशन एक सहमत नहीं है, या अपोजिशन रूलिंग पार्टी से सहमति अपनी नहीं दे रहा है। इनका यह कहना है कि गवर्नमेंट इस चीज को इतना इंसिस्ट इसलिए कर रही है कि इंडिया ब्लॉक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से पावरफुल हो रहा है कि जो सरकार वो डरी हुई है और एक साथ इलेक्शन करवाना चाहती है। इससे पहले हो कुछ, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी तो वही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे बताते वन नेशन वन इलेक्शन का वही मतलब सिमुल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, एक साथ इलेक्शन करवाना, एक देश में 5 साल में एक ही इलेक्शन हो। लेकिन बहुत सी चीजें हैं इसमें काम करने की, जैसे मैंने कहा कि कम से कम इनको 5 जो है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए सरकार को, और सरकार को ये चीज करनी भी पड़ेगी। वो 5 अमेंडमेंट क्या है, जो 5 आर्टिकल की यहाँ पे बात की जाएगी। सबसे पहले 83 आर्टिकल, एक सेकेंड थोड़ा सा थिकनेस हम कम कर लेते हैं। दूसरा आर्टिकल है आपका यहाँ पे 85 आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल 172, चौथा आर्टिकल 174, पांचवा और लास्ट में 365 की बात करते हैं, जो 365 में बोला गया है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को लेकर के हम क्या कहते हैं, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल्ड हो जाए तो 356 आर्टिकल इंपोज कर दिया जाता है। गवर्नर के रिकमेंडेशन के अनुसार प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कि जो स्टेट में सरकारें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, इस वजह से आप जो है कि इसको लगा सकते हो। इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और 83 आर्टिकल
83, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। आर्टिकल 83 क्या कहता है, ये रिलेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, हाउस का जो ड्यूरेशन होता है, हाउस का मतलब पार्लियामेंट यहाँ से है रिलेटेड, पार्लियामेंट या फिर बोल सकते हो लोकसभा डिजॉल्व होती है ना, जो 5 साल का इसका टेन्योर होता है और इससे मैक्सिमम 5 साल का होता है, ठीक है। ये अलग एक्सेप्शन में इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कोई कंडीशन ना हो वैसी की नहीं, आप इलेक्शन करवाने की स्थिति में हैं, ठीक है। जैसे इमरजेंसी नेशनल लगी तो उसमें कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन ये 5 साल या 5 साल से कम में डिजोल्व हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है तो ये क्या करेगी, ये तो एक कह देगी नहीं मेजोरिटी में नहीं तो जो कि डिजोल्व कर दिया जाए, तो ये ड्यूरेशन को लेकर के है। लेकिन आर्टिकल 85 ये क्या कहता है, डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, मतलब 85 जो आर्टिकल है अनुच्छेद में ये कहता है लोकसभा के डिजोल्यूशन से या डिजोल्व होने से रिलेटेड है। और वही दूसरी तरफ 172 जो आर्टिकल है ये कहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन को लेकर के ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कहा, हमने पहले डिस्कस किया कि 5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा। इसमें आपका आर्टिकल अंडर आर्टिकल जो है कि आपका पहला बात किया गया है 83, एक सेकेंड थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ओके एक सेकेंड रुक जाइए, ओके। पहला जो है आर्टिकल यहाँ पे आपका 83 है, दूसरा है जो 84 है, जो दूसरे सेक्शन में बनता है इसमें बनेगा 172 एंड 174 की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो सेक्शन बनेगा आपका 365। अब देखिए इसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, और इन दोनों में आपकी जो है कि पार्लियामेंट की बात की जा रही है, पार्लियामेंट स्पेशली आपकी लोकसभा की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो विधायक होते हैं MLAs होते हैं, इनकी बात की जा रही है। इसमें क्या है, अगर हम 83 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ड्यूरेशन कार्यकाल या कितने दिन का होता है। जैसे हम कहते हैं जनरली 5 साल का होता है, ठीक है। रेयर केस में आप 5 साल से ऊपर कर सकते हो, अदरवाइज लेस देन 5 ईयर ही होता है। अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं तब भी डिजॉल्व हो जाएगी, अगर मेजोरिटी में तो 5 साल चलती है। लेकिन जब हम 84 आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें डिजॉल्व होने की बात करते हैं, मतलब 5 साल के जैसे पूरा होता है तो ये डिजॉल्व हो जाती है, प्रेसिडेंट करता है इसको। कौन करता है डिजॉल्व, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है 5 साल जब होता है तब, ठीक है। तो ये इससे हो गया, और यही प्रक्रिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है। इसको ड्यूरेशन से जोड़ते हैं, कितने साल का ड्यूरेशन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और ये कितने साल के बाद जो कि डिजॉल्व होगी, 5 ईयर के बाद जो कि डिजॉल्व होगी, ठीक है। डिजॉल्व होती है अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उतनी कंटिन्यूटी नहीं दिखी जाती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो MLA की जो कि खरीद फरोख्त करके फिर उसको जो कि चेंज कर दिया जाता है, सरकार प्रेसिडेंट्स रूल का लगा दिया जाता है, या फिर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बना देती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत सी स्टेट में देखने को मिलता है, हर महीने हर साल आपको देखने को मिलता है, तो उस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें 365 की जो बात करते हैं, 356 जो प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जब आर्टिकल 365 के अंतर्गत काम नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो एक आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है वो फेल्ड हो गई है, ठीक है, फेल्ड हो गई। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो कि सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को कि भैया यहाँ पे सरकार नहीं चल रही, आप प्रेसिडेंट रूल से लगा दिए। अगर आपको सिमुल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तो ये 5 तरह की जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, उसके बाद जो कि जा करके होंगी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर क्लास देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि 2 गवर्नर के बीच में जो कि 2 गवर्नर 2 स्टेट के और वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है कि उनका डिस्प्यूट चल रहा है।
डिस्प्यूट क्या है उस चीज को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे डिस्प्यूट कुछ इस तरह से है, जैसे हम दो स्टेट लेते हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट लेते हैं सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है। और स्टेट में दो हम बाइफर्केशन कहते हैं एक बीजेपी रूल है और दूसरी है नॉन बीजेपी, बीजेपी रूल है, ठीक है, रूलिंग है। नॉन बीजेपी में हम आज जो न्यूज में है हम इसको देखेंगे कि न्यूज में क्या है। न्यूज में दोस्तों सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल को लेंगे, ठीक है, दूसरा और बिहार को लेंगे, ठीक है, बिहार से ले लेंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल में, चलिए अच्छा यहाँ पे भी प्रेसिडेंट बीजेपी का जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये भी ओके, ये भी ओके, लेकिन मामला कहाँ पे फंस जा रहा है आपका, यहाँ पे फंस जा रहा है जो नॉन बीजेपी रूल है, ठीक है, जो नॉन बीजेपी रूल है यहाँ पे फंस जा रहा है। वेस्ट बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है आपका ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का है। और यहाँ पे क्या है नीतीश, नीतीश सरकार है। अब ये नॉन बीजेपी लोग रूल है। यहाँ के जो गवर्नर है, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लिख रहा हूँ गवर्नर, और यहाँ के भी जो गवर्नर है, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि ममता एक इलेक्टेड है, इलेक्टेड इलेक्ट करके रखी हुई है वहाँ की सरकार, अरे वहाँ की पॉपुलेशन जनता। और गवर्नर क्या है, अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से हैं। और ये भी उसी हाल में है, ये भी उसी हाल में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के लेकर के, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहा। इशू क्या है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो गवर्नर हैं, जो स्टेट स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पे जो चांसलर होते हैं, जो चांसलर होते हैं और जो एक वाइस चांसलर होते हैं, जो चांसलर होते हैं वो वहाँ के हर स्टेट यूनिवर्सिटी के कौन होता है, गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं। वाइस चांसलर कौन होता है, ये अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो अभी यहाँ पे ये बात आई है कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का है उन्होंने एक समन जारी किया है सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कि आप कोई भी काम करेंगे वो जो ऑफिस ऑफ गवर्नर से आपको डायरेक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से उस आधार पे आप काम करेंगे, लेकर के फिर जो कि बवाल हो गया। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो नॉन बीजेपी रूल होते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये प्रेसिडेंट गवर्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वहाँ की जो केंद्र सरकार होती है उसके सजेशन पे ये अपना काम करते हैं और उनके आधार पे ही जो कि सारी चीजें करते हैं। कहने के तो ये कहा जाता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया का यूनिटरी गवर्नमेंट है उनमें से एक फीचर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट हैं सॉरी जो कि गवर्नर होते हैं, ये जो कि रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक सिंबल है जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह की ऐसी चीजें होती हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन कोई इनका फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनको बुला सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नर का पोस्ट होती है वो जो कि प्रेसिडेंट के रहमो करम पे होती, जब चाहे तब कर ले। लेकिन यह हमें पता होना चाहिए कि जो गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्राइटेरिया मेंशन किया गया, एक आप सिटीजन हो, आप कम से कम जो कि 35 की एज टच कर गए हों, लेकिन दूसरी तरफ सरकारिया कमीशन के सजेशन पे ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट वो होना चाहिए कम से कम वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, जिस स्टेट में वो गवर्नर बनना चाहता है उस स्टेट में, उस राज्य में उसका घर निवास नहीं होना चाहिए, किसी और राज्य में होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो शायद आनंदी पटेल जी हैं, तो वो जो है कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन गुजरात के प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं। क्यों, क्योंकि गुजरात में प्रेसिडेंट वो बोला हूँ मैं, गवर्नर नहीं बोल सकती, बन सकती। तो इस क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनका डोमेस्टिक रेसिडेंस है, तो इसलिए यूपी का बन सकती है, बिहार का बन सकती है, मतलब अदर देन गुजरात का वो गवर्नर बन सकती है। तो इसको लेकर के बातें हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट होता है गवर्नर को अपने रहमो करम पे करता है।
तो जो सरकारिया कमीशन ने सजेशन दिया था, दो सजेशन दिया था, क्या था कि वो आउट ऑफ स्टेट का होना चाहिए, स्टेट का रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो वो जिस राज्य में, उस राज्य के प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री से अपना सजेशन जो कि ले लीजिए, लेने के बाद जो है कि उनका अपॉइंटमेंट करिए। हालांकि एक सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन तो फॉलो किया जाता है कि नहीं, वो उस स्टेट का नहीं होगा जहां का वो जो है कि डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल जहां से है वहां का वो गवर्नर नहीं होगा, दूसरे स्टेट का होगा गवर्नर। लेकिन जो दूसरा सजेशन दिया गया था सरकारिया कमीशन से कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से सजेशन लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, वो चीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बातें निकल करके आती हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो इलेक्टेड वर्सेस, एक सेकेंड, इलेक्टेड वर्सेस आपका नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, वो इलेक्शन लड़ती है ना, इलेक्शन लड़ती है, वो जीत करके आती है। तो इसमें ये बात निकल करके आती है कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो काम में इंटरफेरेंस करती है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। अगर आपसे मेंस में अगर सवाल पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि इलेक्टेड वर्सेस द नॉमिनेटेड, हमेशा देखा जाता है डिस्प्यूट बिटवीन दिस टू ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर और जो है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बीच में। तो आप क्या बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, किस तरह से सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए। जो सरकारिया कमीशन है, जो भी पूंजी कमीशन जो ने स्टेट और सेंटर के बीच में रिकमेंडेशन दिया था, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इलेक्टेड वर्सेस नॉमिनेटेड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है। एक सेकेंड देखते हैं, एक सेकेंड वेट करिए, हमने अंडरलाइन कर रखा है, आई होप, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश ने बैन कर दिया है, ठीक है, जो आप कैच ग्लूप, ग्लूप ट्रैप, ठीक है, ग्लूप ट्रैप एक तरह से आप बोल सकते हैं, जो कि मैना इसको हिंदी में बोलते हैं शायद, पिक्चर नहीं क्लियर, शायद मैना ही बोलते हैं। तो जो इनको कैच करना, पकड़ने के लिए बंद कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये पेटा, पेटा एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करता है। ये हमेशा हमें एक तरह से प्रेशर ग्रुप है जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन राइट के लिए बात करता है। जय जलीकट्टू को लेकर के बात करती है कि उसमें जो बुल होते हैं उनको लोग मतलब पकड़ते हैं, जो यंग लोग होते हैं, तो उनके एनिमल्स के लिए आप एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर करें। उसी को जैसे स्नैक होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, उनको मदारी वाले क्या करते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, मदारी दिखाते हैं। भैया वो जंगल में घूमने के लिए आप उनका एक बिजनेस पाल रखे हो। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, उनको आप लोग पिंजरे में बंद करके रखते हो, तो वो उनको राइट के लिए वो एक काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेटा। इज दैट क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इशू नोटिस टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आफ्टर डेथ ऑफ द 5 वर्कर को लेकर के किया। तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये कैसी बॉडी है, इस स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपका 7 या 70 ईयर के होते हैं, इनका कार्यकाल होता है। ये रिटायर अप्रोक्सीमेटली जो जज होते हैं जुडिशरी से, वो जो कि इसके होते हैं। इसका हम टू दी पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे यार, ठीक है, टू दी पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी में किस तरह से हमारा मेजर आता है, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जो कि ऑब्जर्व करें। अब देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, हम इसको इन डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, एक सेकेंड, जिस हिसाब से हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसी तरह मून के लिए, तो उसी तरह हम अब ये आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं। किसके लिए? सन का जो है कि रिसर्च करने के लिए, वहां पे सारी चीजें करेंगे। तो यह PSLV C57 आदित्य L1 करके है, तो इसको करेंगे। तो इसको हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्या क्या है, 4-5 आर्टिकल है हमारे पास, उसको मिला करके डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज इसको जो है कि लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें अमरावती R5 जोन, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। अमरावती देखिए आपका पड़ जाता है आंध्र, क्या बोलते हैं यहाँ अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के बात चली कि यहाँ पे कैपिटल बनाया जाए, और जो कि आंध्र प्रदेश का। क्यों? क्योंकि जब 2014 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही पार्ट थे, फिर उसके 2014 में अलग करके एक तेलंगाना स्टेट और एक अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनाया गया। जो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी वो आपकी हैदराबाद थी, लेकिन जब डिवाइड हुआ तो हैदराबाद जो है कि आपकी किस में चली गई, तेलंगाना में चली गई। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक जो कि कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल को जनरली माना जा रहा है कि अमरावती को बनाया जाएगा। अभी बात चल रही है, अभी जब फाइनल हो जाएगा तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो रेगुलेट हो रही है वो जो है कि हैदराबाद से, सॉरी हैदराबाद से ही जो कि रेगुलेट काम किया रहा है। फिर उसके बाद देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर के ये बात कर रहे हैं, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें बोलते हैं। हम इसको अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एक है जीडीपी इन्फ्लेशन को लेकर के, इसको भी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। अभी देखिए एक प्रपोजल आया है, मतलब रिपोर्ट आई है, इशू किए गए एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जीडीपी जीबीओ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। अभी प्रिडिक्शन किया गया 7.8% को लेकर के, और लेकिन ये जो कि कम है किससे, जो आरबीआई का जो है कि प्रोडक्शन किया गया था, प्रिडिक्शन किया गया था कि 8.88% के आसपास होगी। ठीक है, इसके बाद ये भी कहा गया था सेंट्रल बैंक का जो कि प्रोडक्शन और था कि 2023-24 में होगा 6.5% को ले। ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा दिया। डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे नेशनल इनकम होता है, हमने बात भी किया, लेक्चर भी बनाया है, ठीक है, उसमें आप जाकर के हमारा नेशनल इनकम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लेना, उसमें जो कि आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ग्राउंड टू जीरो को लेकर के हैं, फिर हम आगे चलेंगे। सैटरडे है, उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिर भी हम जो कि फिल्टर करके अपने आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या सिमुल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के है कि किया जाए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के है, हमेशा न्यूज में आते रहता है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम टू दी पॉइंट में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 साल हो गया है जो हमारा प्रोग्राम है गंगा को क्लीन करने के लिए, नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको लेके कॉन्टेक्स्ट में है, हमने जो खर्चा किया है, जो चीज़ें की गई हैं, अभी जो किया जा रहा है 2024 तक और 2026 तक जो कि हमने किया, नेशनल जो कि नेशनल नमामि गंगे क्लीन का प्रोग्राम है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा मिशन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किया जाता है कि जो हमारी गंगा रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, हम उसको जो है कि रिजॉल्व करेंगे, या फिर बोल सकते हो आपकी, हम उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, नाला है, जो भी चीज़ें हैं, उनको क्लीन करेंगे आने वाले समय में। फिर इसके बाद एक देखिए इंडियन नेवल स्टेलाइट फ्लाइट जो महेंद्रगिरी है, इसको लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो कि इसको जो कि किया गया है। ये मजगांव डैकयार्ड शिप को बिल्डर लिमिटेड है मुंबई, वहां पे द्वारा, इसके द्वारा जो कि डेवलपमेंट किया गया है इसको लेकर के। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट को लेकर के। अभी देखिए रसिया का ये कहना है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्री हैं जो G20 के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। G20 का, एक सेकेंड, G20 का मीटिंग चल रही है, ठीक है, और 2023 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। अभी 7 से लेकर के शायद 8 या 9 सितंबर तक कंक्लूडिंग मीटिंग चलेगी। दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगा, ठीक है, मेजरली जो काम है, हालांकि दाल चावल रोटी सब्जी मिलेगी, अब ऐसा नहीं है कि वो सब सारी चीज़ें बंद की जाएंगी। यहाँ पे है जीएसटी को रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के है, इसमें बात की गई है कि जो कि अभी देखा गया है 3 मंथ जो कि लोवेस्ट में है, तो ये हमने बात किया। और जो इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन चल रही है। ये आज की देन नहीं है, ये पिछले 10 साल 5 साल से चले आ रही है, लेकिन चाइना अपने आप को हल्का फुल्का रिफॉर्म करते करते अभी तक बैलेंस कर रखा। चाइना अपने आप को सबसे लार्जेस्ट या बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में भी डिक्लेयर किया, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, ये भी डिक्लेयर किया, ये भी सही है। लेकिन ये भी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। स्पेशली अगर आप 3-4 चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो,
या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा चीज मैन्युफैक्चरिंग क्या है आपकी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका लेबर मार्केट क्या है, लेबर मार्केट किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिमांड किस चीज की है, डिमांड क्या है आपकी, जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से काम कर रहा है। ये 7-8 जो कि पिलर्स होते हैं, इसी के आधार पे ये चीज डिफाइन होती है कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से रन करेगी और क्या चीजें करेंगे, और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी किस हिसाब की होनी चाहिए। तो ये आज का डिस्कशन था 2 सितंबर 2023 के बारे में, द हिंदू के बारे में डिस्कस किया। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो नो डाउट जो कि कमेंट बॉक्स में आप जो कि डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।